आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस दायर, रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ऐसा कहा गया। तो आर्टिकल 63A की तशरीह का कुछ अहम सवाल हैं कि मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सदारती रेफरेंस दायर किया गया है हुकूमत की जानिब से और रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा अटॉर्नी जनरल की जानिब से ऐलान किया गया है। आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया है। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले को रोका जा सकता है? मुसव्वदे के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। क्या ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा? यह भी अहम सवाल है। आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा इस मुसव्वदे के हवाले से। देखिए, हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है और इस सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों पर रहनुमाई मांगी गई है और ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले रुकन को रोका जा सकता है पार्लियामेंट जाने से या नहीं। इसके साथ साथ जो नाअहली की मुद्दत है, इस हवाले से भी सवाल पर रहनुमाई मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार होगा या नहीं और ऐसा करने वाला क्या ताहयात नाअहल होगा और मुनहरिफ अरकान के जो वोट हैं वो गिनती में शुमार किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से इस रेफरेंस के जरिए ये रहनुमाई भी मांगी गई है कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो नाअहली की मुद्दत है ये भी कहा गया है कि उसका तयन नहीं है। इस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहनुमाई करे। अब ये रेफरेंस बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दिया गया है। आज सुबह जब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने ये बताया कि इस केस में वो खुद दलाइल देंगे और इस रेफरेंस की पैरवी करेंगे। इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रेफरेंस दायर किया गया, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जलसे हैं 27 तारीख को, उनको भी उस मौके पर तसादुम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, उसकी समाअत भी अब से कुछ देर के बाद 1 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। और इस सिलसिले में आईजी इस्लामाबाद ने भी अपनी रिपोर्ट जो सिंध हाउस के बाहर तसादुम हुआ था उस सिलसिले में जमा कराई है। तो खासा अहम दिन है। पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की आमद का भी इम्कान है। इसके साथ साथ नीगर बुखारी, फारूक इत्नाइक, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारिड़, फैसल करीम कुंडी, ये तमाम लोग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं और आज इस अहम केस की समाअत भी होगी और सदारती रेफरेंस भी क्योंकि अब दायर कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ दायर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तसादुम नहीं चाहते, किसी मेंबर को वोट देने से नहीं रोकेंगे, ऐसा कहना है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का। मजीद कहा कि अदम एतमाद का मुकाबला आईनी तरीके से करेंगे। नंबर्स पूरी करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है। अपोजिशन नंबर्स पूरे करने के लिए ज़मीर फरोशी पर उतर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए रहनुमाई चाहते हैं। बिलावल की बहुत सी बातों पर हंसी आती है, वक्त के साथ सीख जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि तसादुम नहीं चाहते, किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोकेंगे, अदम एतमाद का मुकाबला आईनी तरीके से करेंगे। और ये भी कहा कि नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है और अपोजिशन नंबर्स पूरे करने के लिए ज़मीर फरोशी पर उतर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए रहनुमाई चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को मौका दे रहा है कि मुल्क में जारी हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए ख़त्म हो सकें। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान ने मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है, इन्हें सजा देना इसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को मौका दे रहा है कि मुल्क में जारी हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सके, ये कहना है फवाद चौधरी का।
سپریم کورٹ بار کے صدر حسن بون نے کہا ہے کہ 63A واضح ہے، حکومت کا ریفرنس قابل سماعت ہی نہیں۔ پہلی بار اسپیکر نے آئین کی پاسداری نہیں کی، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ پارلیمان میں اسپیکر نے جو یہ ہو رہا ہے اس کے مطابق آرٹیکل 95 کی سبورشن اور ایبروگیشن ہوگی، اور کل کو جو گورنمنٹ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایبروگیشن اور سبورشن ہے تو انہیں صرف جرنیلوں اور ججوں کے خلاف نہیں، پارلیمان کے ان لوگوں کے خلاف بھی انہیں ہائی ٹریزن کا کیس کرنا چاہیے گا، آرٹیکل 6 کا جو اس کے بعد 254 کے بارے میں کیا 254 باقی نارمل پروسیجر کے بارے میں ہے، یہ ایک سیلف کنٹینڈ آرٹیکل ہے۔ 95 اس میں سارا کے سارا پوری آپ پارلیمنٹ کی ہسٹری میں آج تک ایک اجلاس نہیں بتا سکتے جو رولز 37 کی وائلیشن میں نہ کال کیا گیا ہو۔ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ مسلم لیگ نون کی وزیراعظم اور اسپیکر کو خلاف آئین اقدامات پر وارننگ، 14 دن میں اجلاس کا آئینی تقاضا پورا نہیں کیا گیا، ایسا کہنا ہے ترجمان مریم اورنگزیب کا۔ کہا کہ ایسا کر کے عمران خان اور اسپیکر آرٹیکل 6 کے جرم کے مرتکب ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا آئین سے انحراف ہے۔ اسپیکر کا رویہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، دستور شکنی غداری اور بغاوت ہے، سزا کے لیے تیار رہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 54 کے مطابق آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ 25 مارچ کو اجلاس بلا کر اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے مزید کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اراکین پارلیمنٹ پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ آئین میں نہیں لکھا کہ پارٹی کے حکم پر اجلاس میں شرکت نہیں کی جا سکتی۔ حکومت اراکین پارلیمنٹ سے ووٹ کا حق نہیں چھین سکتی۔ ووٹ دینے سے پہلے اراکین پارلیمنٹ کے خلاف آرٹیکل 63A کے مطابق کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ فاروق ایچ نائک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب 22 سے بعد جو بھی سیشن بلایا جائے گا وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ کوئی وجوہات نہیں دی گئیں۔ جو 25 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اسپیکر صاحب نے، اس میں جو انہوں نے 2 وجوہات لیں، ایک تو کہ 22 اور 23 کو OIC کی کانفرنس ہے، اور دوسرا یہ کہ اور کوئی بلڈنگ اویلیبل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہانہ ہے، ایک فیملی گراؤنڈ ہے، کانسٹیٹیوشن کی سبورژن ہے۔ اگر ایک اسپیسیفائڈ پروویژن ہوتا ہے وہ ایک جنرل پروویژن کے نیچے جو آرٹیکل 254 ہے اس کا سہارا نہیں لے سکتے، اور یہ سیدھا سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور آرٹیکل 6 کے نیچے اسپیکر صاحب اس کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آئندہ وقت کے اندر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ جہاں تک جلسے آج آپ عدالت میں جب پیش ہوں گے تو اسپیکر کے خلاف۔ اور فیصل آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمر کیا ہے، یہ شریفوں کی جداتیں بھی ساری باہر ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں پیسے، اور زرداری کی بھی ساری جماعتیں پیسے باہر ہیں۔ تو یہ اس طرح ہی بنائے گئے ہیں کہ پیسہ لگا کے اور لوگوں کی وفاداریاں خرید کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت میں آؤ، اور اس کے بعد ہر چیز میں پیسے بناؤ، ہر ٹھیکے میں پیسے بناؤ۔ تو یہ چور ہے سارے جو اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے، ساری قوم کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو قوم کا ریئیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، کل فیصل آباد میں جو جلوس نکلے ہیں ایک شارٹ نوٹس پہ، یہ عوام کا ایک غصہ ہے، اور عوام کا ایک جو ایک ابھار ان میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آیا کل فیصل آباد میں۔ اس لیے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، منڈیاں لگا کے اور بولیاں لگائی ہوئی ہیں، عوام اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ جمہوریت جو ہے اس کی جو روح ہے وہ اخلاقیات پہ مبنی ہے، اور یہ اخلاقیات کو پامال کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی ناراض بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بدقسمتی سے بک گئے ہیں۔
बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया कि जो किसी भी वजह से छोड़ के गए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी हेड और एक बाप की हैसियत में उनको माफ़ करेंगे कि वो वापस आ जाएं, और हम भी उनको ये कहते हैं कि आपने अवाम का रिएक्शन देख लिया है, आपने देख लिया है कि किस तरीके से आपके हलकों में और आपकी सियासत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो ये रिस्क ना लें। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं, आपको माफ़ कर देंगे, ये कल उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है। तो इसलिए दरवाजे हमने खोले हैं, और जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको ये कहते हैं कि दोबारा सोचें कि मुस्तकबिल क्या है, और जो अवाम ने आपका सिर्फ सियासी बॉयकॉट नहीं करना, अवाम ने आपका सोशल बॉयकॉट भी करना है। मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रहा है कि जो बड़े स्ट्रॉन्ग साथी थे इन लोगों के, वो भी पब्लिक में आके इन हलकों में लोगों को कंडेम कर रहे हैं। ये फैसलाबाद में भी नज़र आ रहा है और बाकी जगह भी नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है अब भी वक्त है कि ये दोबारा सोचें, अपनी सियासत को भी बर्बाद ना करें और अपनी जो आकबत है उसको भी ख़राब ना करें, और दोबारा सोचें, गौर करें इसके ऊपर। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये नाकाम होगी, और ये चोर जो हैं जो इकट्ठे हो गए हैं सारे थ्री स्टूजेस, इनको इंशाअल्लाह ताला कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, और इनकी रोज़ दिन ब दिन जो अवाम में एक रिएक्शन आ रहा है वो नज़र आता जा रहा है। तो इसलिए इनको बिल्कुल कामयाबी नहीं। कोई फैसलाबाद में हमारी जमात ने मुख्तलिफ काम किए हैं जिनके बारे में मैं कुछ मुख्तसर कहना चाहता हूँ। टोबा टेक्सिंग और जंग में यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत मनसूबों में तेज़ी से काम जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम भी फैसलाबाद के लिए शुरू किया गया है, और IT यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद में जदीद ICU यूनिट का इफ्तिताह किया। यानी कि देखें, बड़ी लंबी तफसील है, बेशुमार काम फैसलाबाद में और सारे पंजाब के सारे अजला में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज हैं उनकी वजह से, और ख़ास तौर पे जो सेहत कार्ड है उसका एक इम्पैक्ट हो रहा है लोगों की ज़िंदगियों में। डेवलपमेंट जितनी हुई है पंजाब में पिछले 3.5 साल में, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हर हलके में और हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट का काम जारी रहेगा। ये तहरीक इनकी नाकाम। आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। आज इस्लामाबाद ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सिंध हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और गेट को नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में कहा गया 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। हंगामा राय करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ दफात काबिल जमानत थी, इसलिए उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा किया गया है। आज इस्लामाबाद ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और गेट को नुकसान पहुंचाया गया। 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। हंगामा राय करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमान के खिलाफ दफात काबिल जमानत थी, इसलिए उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा किया गया। ये रिपोर्ट में दर्ज है। तो IG इस्लामाबाद ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और गेट को नुकसान पहुंचाया गया। तरीन ग्रुप का पंजाब में तब्दीली के हवाले से वफाकी शख्सियात से मुस्बत इशारे मिलने का बड़ा दावा सामने आया है। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को टेलीफोन किया, हुकूमती शख्सियात से होने वाली बातचीत से आगाह किया।
ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को परवेज खट्टक के राब्ते और मुलाकात से आगाह किया। परवेज खट्टक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिले हैं। पंजाब की अहम शख्सियात ने भी तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की है। जहांगीर तरीन ने कहा कि ग्रुप मुत्तहिद रहे और मुशावरत से फैसले करे। ओन चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन डॉक्टर की इजाजत से 1 हफ्ते में वतन वापस आ सकते हैं। तरीन ग्रुप का पंजाब काबीना के इजलास के बाइकआउट का फैसला माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर कायम है। तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी की जानिब से कहा गया, उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब काबीना में तरीन ग्रुप के 2 वज़रा और 4 एडवाइज़र शामिल हैं। ज़राए की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब काबीना का इजलास आज शाम 6:30 बजे उस्मान बुज़दार की सदारत नवे शरह कायदे में हो रहा है। तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इस इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया है और ताहम हुकूमत पंजाब की इजाजत से तरीन ग्रुप के वज़रा को इजलास में शिरकत के लिए आमादा करने के लिए मनाने का सिलसिला जारी है। तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी का कहना है कि माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर कायम है और उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत किसी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब काबीना में तरीन ग्रुप के 2 वज़रा और 4 एडवाइज़र शामिल हैं और हुकूमत पंजाब ने अपने सीनियर वज़रा को ये टास्क दिया है कि तरीन ग्रुप से दोबारा राब्ता किया जाए और उनके वज़रा को जो है आज की काबीना के इजलास में शिरकत के लिए आमादा किया जाए। तो यूं तरीन ग्रुप को मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन तरीन ग्रुप जो है फिल वक्त उन्होंने पंजाब काबीना के इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। फैसल सुल्तान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपने सुना 1250 बेड्स हैं, इतना बड़ा अस्पताल है, उसका जो इमरजेंसी यूनिट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में उसका डिज़ाइन अमेरिका के एक लीडिंग आर्किटेक्ट से बनाया गया अस्पताल के, और जिसके पैसे पाकिस्तानियों ने जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने उसके पैसे डिज़ाइन के डोनेट किए। उसके बाद जो उसका कंस्ट्रक्शन की कंसल्टेंसी है कि वज़ीर आज़म जो जलसों में पूरे मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए और पूरे मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए और पूरे मुल्क में जो है वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उभारने, लोगों को वो सजेस्ट कर रहा है कि जी इनके बच्चों के ऊपर जो है वो स्कूलों में हमला किया जाए, इनके घरों के ऊपर हमला किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो है वो टाइम गेन करने के लिए स्पीकर ने जो है वो अजलास बुला के अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग नहीं करवा रहे। हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है और पूरी कौम ने ये देखी है कि यही इनके जो वज़ीर हैं, जो हम पिंडी के शैतान साहब हैं, जो कल गालियां दे रहे थे पूरी कौम को और किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये कहते थे कि जी अब अपोजिशन के पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं सकती, लाएँ ये, हम उसके अगले दिन जो है उसके ऊपर वोटिंग करवा देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, कराएँ वोटिंग उसके ऊपर। अब उसके ऊपर 14 दिन गुजर गए, वोटिंग नहीं करवा रहे, बल्कि उसको आगे से आगे जो है उसको जो है वो अपना लिंगर ऑन करने के जो है वो बहाने ढूंढ रहे हैं। और वैसे ये वही वज़ीर आज़म है जो कहता था जी फ़लाँ मुल्क में जी कश्ती जो है वो समुद्र में डूब गई, जी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। फ़लाँ मुल्क में जी वो एक्सीडेंट हो गया तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसे शर्म आनी चाहिए, इसे अपनी बातों को याद करना चाहिए। 13 लोगों को इन्होंने खुद जो है वो नोटिस जारी किए हैं, खुद इन्होंने कहा है कि आपने हमारे ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया है। इसकी टोटल जो अक्सरियत है वो 6 वोटों की है। 178 वोट लिए थे इसने जो है वो एतमाद का जब वोट लिया था। जब 13 लोग जो है वो इनसे जो है वो इनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे के फिर यहाँ पे आके जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो लेनी चाहिए। आइन की जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, किसी जगह पे कोई अभाव नहीं है। MNA को वोट के हक के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता, उसके कोई भी कंसीक्वेंसेस हों। अगर कंसीक्वेंसेस हैं तो वो उस वक्त होंगे जब वो अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस बात को ही रोक दें तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो जो है वो MNA का यहाँ असम्बली में आने का या वहाँ पे एज मेंबर एक्ट करने का जो है वो तो फिर सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आइन में बिल्कुल कोई अभाव नहीं है।
یہ صرف اس پروسیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں. اسپیکر کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اسپیکر کے خلاف جی ان کے سوال کے ساتھ میرا سوال بھی لے لیں سر اسی کے ساتھ. پاکستان میں آنے کے لیے یا جب وہ آئیں گے ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کو کوئی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل تیاریاں جو ہے وہ ہوئی پڑی ہیں. گورنرز پمز ڈاکٹر نشیروان برکی, ڈاکٹر فیصل سلطان, چیئرمین ڈاکٹر عابد ملک, خواتین و حضرات, میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی, جب میں ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ, تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پمز کی, تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پمز آتے ہیں, کہ جو سب سے تکلیف پہ لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں. اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی, وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو. تو یہاں الٹا ہے کہ پمز کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں, خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا, لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے جب میں نے دیکھا. تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں, گرام ریپ, جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا. اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے, تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے, آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے. تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو, یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں. تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہے, جو اسپیشلسٹ ہے, اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے سپانسر کیا. جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا. یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے, جنرس لوگ ہیں. ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے. تو انہوں نے سپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور یہ پاکستان میں سب سے, سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ, اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لینگ کی. جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے. آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے. سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے. تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلس کے اوپر رش پڑتا ہے, ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے, اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی, وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں. تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے. اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے
हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस सवाए सिंध के, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पैसा देती हैं हेल्थ कार्ड की इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देने का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एडवांस्ड मुल्कों के भी नहीं अंदर ऐसी मिलती, प्रीमियम देना पड़ता है आपको। यहाँ हम अपनी आबादी के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और ये कितना बड़ा ख्वाब था। तो शुरू में सारों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया छोटे पैमाने पे, फिर हमने आखिर में फ़ैसला किया कि हम जितने भी हमारे सूबे हैं हमारे नीचे, सबको, हर ख़ानदान को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान की, जो इसकी विज़न थी, फलाई रियासत, इस्लामी फलाई रियासत, ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया है उस रास्ते के ऊपर चढ़ने का, कि एक इंसानियत का निज़ाम हो। एक गरीब ख़ानदान जिसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो बच्चों का इलाज करवाने के लिए, माँ बाप का इलाज करवाने के लिए। कितने हमारे मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, कर्ज़े ले लेते हैं लोग गुर्बत की लकीर से ख़ानदान नीचे चले जाते हैं। एक अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज कराते कराते वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं कर्ज़े ले लेके। तो ये तब से मैंने, जब से पॉलिटिक्स में आया था, मेरा यही ख्वाब था कि एक दिन हमारे शहरियों को एक ऐसा कार्ड मिले कि वो उस हस्पताल में जाके इलाज करवा सकें जो वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकें। और मुझे इतनी खुशी हुई, महीना पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के उनके जो ओनर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे मुबारक दी कि पहली दफ़ा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक मज़दूर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा होगा। तो ये हमारी ये एक कदम है, इससे एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी अब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पैसा दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो अब कोई भी गरीब इलाके के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल खोल सकता है, जो पहले कभी वो नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप देहातों के अंदर जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते दूर दराज इलाकों में। मुझे मियाँ वाली में, मैं क्योंकि मेरा हल्का था, मैं वहाँ कैंपेनिंग करता था, बहुत बुरे हालात होते थे हॉस्पिटल्स के, क्योंकि डॉक्टर्स अमूमन जाते नहीं थे वहाँ, नर्सेज नहीं मिलती थी वहाँ। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिल गया हेल्थ कार्ड की वजह से कि वो भी अब दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे तालीम हो, किसी ने भी नहीं पाकिस्तान में सोचा था कि 70 साल के बाद एक हुकूमत कोशिश करेगी एक तालीमी निसाब लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक तबकाती तालीमी निज़ाम बना हुआ है। अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे नौकरियां, हमारे नीचे अवाम के लिए मुमकिन ही था ऊपर आने का, क्योंकि सिस्टम, तालीम का सिस्टम ही ऊपर नहीं आने देता था। और ये फिर इंग्लिश की जो ज़बान है, ये बजाय तालीम सीखने के लिए ये क्लास डिस्टिंक्शन बन गई कि अंग्रेज़ी जो बोलता है वो ऊपर वाली क्लास का है, वो बेचारे नीचे वाली क्लास के। इतना बड़ा ये ग़ुलामी का हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है कि हम कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए पढ़े लिखे हैं, वो पहले अंग्रेज़ी में 4-5 जुमले कहते हैं, फिर उर्दू में आते हैं। ये जो हमने अपने ऊपर एहसास कमतरी का निज़ाम बनाया हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमने चेंज नहीं किया। तो आज मुझे बड़ा फ़ख्र, हमने शुरुआत कर दी है बड़ी मुश्किलों से, एक कोर्ट सिलेबस, एक करिकुलम, निसाब, और 5 से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। और उसके अलावा जो हमने सीरत नबी का फ़ैसला किया कि अपने सारे बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे,
कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है। कौम बड़ी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसका कैरेक्टर बड़ा ना हो। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फिक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया था। उनके मदीना के हिजरत पे पहुंचने के और उनके दुनिया के जाने के बाद जो 10 साल थे, सिर्फ जंगों के अंदर कोई 1000 से 1200 लोग मरे थे टोटल, लेकिन वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था। तो वो तलवार से नहीं हुआ था, ज़हन बदले थे उन्होंने, फिक्री इनकलाब था। और वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की जब से हमारा मुल्क बना है कि लोगों को बताएं तो सही कि वो जो कुरान हमें हुक्म देती है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, वो क्या वजह थी? वो हमारी बेहतरी के लिए है। जो कौम उनकी सुन्नत पे चलेगी वो उठ जाएगी। और क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये भी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। उसका मकसद ही ये है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम अज़ कम उनको ये पता हो कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे कैरेक्टर बदले, कैसे जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर्स बन गए। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है। आज हमारे सारे इकॉनमी के इंडिकेटर्स राइट डायरेक्शन में हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई है। हमने अपने पैर पे खड़े होने का जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है और इंशाअल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे ताकि हमें किसी के सामने ग़ुलामी ना करनी पड़े, एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। तो आखिर में मैं फिर से आज बड़ा खुश हूँ कि ये जो 2 इनॉग्रेशंस किया मैं पिम्स के बोर्ड को ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम बन चुका है उसके अंदर मेरिट ख़त्म हो गई है और उसके वो इजाज़त देती है करप्शन की। तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ये है कि आपने वो सिस्टम्स लेके आने हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कोई वजह नहीं कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स लेके आए और इंसुलेट कर ले। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है। यानी आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ये है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है ये पिम्स में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बन सकती है। शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त चलने के इस्लामाबाद अपोजिशन रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट आमद हुई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ को देखा जा सकता है। अपोजिशन रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम जो केसेस हैं उनकी समाअत होने जा रही है। एक तरफ जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि तसादुम का ख़तरा है क्योंकि हुकूमत ने भी जलसे का यहाँ पे ऐलान कर रखा है और दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी यहाँ पे जलसे का ऐलान रखा है। ऐसे में जलसों से रोका जाए तो इस दरख्वास्त पर आज समाअत होने जा रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा यहाँ पे पहुँचे हैं। मरियम औरंगज़ेब है तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा और कौन कौन पहुंचा है? देखिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, अमीर हैदर खान होती और इसके साथ साथ दीगर जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। एक काफिले की सूरत में तीनों रहनुमा जो हैं वो मिनिस्टर इनक्लेव में पहले शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जमा हुए और वहां से फिर काफिले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अब इस वक्त जो है वो मीडिया के नुमाइंदान से जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और सहाफियों की जानिब से उनसे सवालात किए गए कि माजी में भी हमने देखा कि यहाँ पर इसी तरह से वज़ीर आज़म जो है वो अदालतों में पेश होते रहे, बड़ी अदालत में
आते रहे और उसके बाद उनको यहाँ से जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप भी? माजी में इमरान खान इसी अदालत में आते रहे और आप लोगों के खिलाफ वो केस लड़ते रहे, आज आप आए हैं, क्या कहेंगे? तो अब इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो उनके हमरा मौजूद है, वकला की टीम भी उनके हमरा मौजूद है। स्टीयरिंग कमेटी का एक मशावरती इजलास था, उस इजलास में ये मशावरत की गई थी कि जो रहनुमा है वो जाएंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उनकी जगह जो JUIFA का वफ्द है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त अंदर रवाना हो चुके हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी उनके हमरा मौजूद है, राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम भी उनके हमरा मौजूद है। और इस वक्त अब जैसे ही ये पहुंच जाएंगे कमरा नंबर 1 में जहां पर इस केस की समाअत होनी है, और जैसे ही ये कमरे में पहुंचेंगे तो तकरीबन 1 बजे का वक्त बताया गया है जब ये समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। जी अच्छा यासिर, ये भी बताया कि इससे पहले हमने देखा कि अपोजिशन फ्रंट फुट पर थी और जलसे का जब ऐलान किया उसके बाद ये भी कहा गया कि हम 23 मार्च को यहाँ से निकलेंगे। फिर OIC इजलास के हवाले से हमने देखा कि बैक फुट पर गई अपोजिशन। तो क्योंकि तसादुम हमने इससे पहले भी देखा जब तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पर पहुँचे थे सिंध हाउस, तो अपोजिशन की एक तो तैयारी कैसी है और दूसरा ये भी बताएगा कि क्या इस मामले पे अपोजिशन लचक का मुजाहरा कर सकती है, क्योंकि मिनिस्टर्स इनक्लेव में अहम मीटिंग भी हुई जिस तरह आपने बताया। जी देखिए, इस वक्त जो है वो अपोजिशन की हिकमत अमली ये है कि जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके हमरा जो कारकुनान हैं वो मौजूद नहीं है। किसी भी किस्म के तसादुम से बचने के लिए एक लिमिटेड जो वक्त है वो तश्कील दिया गया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं और इसके साथ साथ जो JUIFA के रहनुमा हैं और कामरान मुर्तजा जो सेनेटर है JUIFA के, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, सरदार अख्तर मेंगल भी इनके हमरा मौजूद हैं, अमीर हैदर खान होती इनके हमरा मौजूद हैं। ये एक वक्त की सूरत में पहले मिनिस्टर इनक्लेव में जमा हुए और फिर वहां से सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन रास्ता है मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये जो तीनों रहनुमाओं ने एक साथ आना था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ पहले पहुंचे हैं। अब इस वक्त मौलाना फजल रहमान भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उनके हमरा मौजूद हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल ठीक है, 1 बजे का टाइम है, समाअत शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आपके यासिर मलिक, आपने तफसीलन अपडेट किया।